गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं सौम्या प्रणीता, आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर। और आज हम लोग स्टडी करेंगे बीकॉम पार्ट 2 का जो पेपर 1 है बीएडीएम का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। हमने अभी तक उसकी कुछ क्लासेस कंटिन्यू करी थी। उसमें हमने टॉपिक्स पढ़े थे कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज हो जाता है, कंपनी अगर चेंज करना चाहती है तो वो किस नियमों के तहत कर सकती है। तो हमने उसके कुछ पॉइंट्स जो थे, हमने काफी हद तक उन्हें कवर कर लिया था। उसके जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उन्हें हम अभी क्लास में देखेंगे। हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। इसका फोर्थ पॉइंट आता है कि चेंज ऑफ प्लेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो स्टेट्स में चेंज हो जाता है, मतलब कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चला जाता है कंपनी का, तो हम उसके साथ कैसे डील करेंगे। The alteration or change of place of registered office from one state to another state or one union territory to another union territory involves a series of steps. It also involves the alteration of memorandum of the company. मैंने बोला है अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर हम हमारी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो बाहर नियम है, संस्था के बाहर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी बदलाव कर दिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, द फॉलोइंग प्रोविजंस, कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। उन प्रावधानों में कुछ बातें इन्होंने हमें कही है, हम वो पढ़ देते हैं। सबसे पहला आता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपकी कंपनी की जगह को अगर बदलते हैं, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप उसे अगर कंपनी वाइज चेंज करना चाहते हैं, आप उसे स्टेट वाइज बदलना चाहते हैं, तो आपको वो किस प्रोसीजर में, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन एक हम बोल सकते हैं कि जैसे एक बिल पास होता है वैसे रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में कंपनी की। वहां पर जितने भी लोग होंगे वो एक दूसरे से बातचीत करके ये पहले कंफर्म कर लेंगे कि हमें हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वो चेंज भी करना है या नहीं। सेकेंड आता है कि एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमें यहाँ पर किससे बात करनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट्स जो हम लोगों ने इसमें पढ़े थे उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम अभी तक स्टेट के अंदर ही किसी दूसरी सिटी में एडजस्ट हो सकते हैं, या फिर हम लोग हमारा जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है हम उसे अभी तक केवल या तो सेम सिटी में चेंज कर रहे थे या फिर हम उसे एक ही जगह में कुछ बदलाव कर रहे थे। पर अब हमारा क्या है कि हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो हम स्पेशल रिजोल्यूशन दे देंगे, एक अलग तरीके का पत्र बनाएंगे जिसे हम जनरल मीटिंग में पब्लिश करेंगे कि सारे लोग इस बात से सहमति भी रखते हैं या नहीं। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमें क्या करना है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। The alteration of the place of the registered office from one state to another shall not have any effect unless it is approved by the central government। इन्होंने कहा है कि एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अनुमति नहीं दे देती। हमने पिछले जो पॉइंट्स पढ़े थे हमने उसमें पहले पढ़ा था कि अगर है ना मतलब एक हमने आरटी के बारे में पढ़ा था कि एक रीजनल डायरेक्टर होता है, रीजनल डायरेक्टर के बाद एक रजिस्ट्रार होता है। ये चीजें हम तब तक पढ़ रहे थे जब तक हमारा ऑफिस जो था वो सेम स्टेट की कुछ सिटीज में एडजस्ट हो रहा था, मतलब कि जो हमारा राज्य था वो एक ही था, पर हमारी जो कंपनी थी वो एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात क्यों आ रही है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही सारा काम अब यहाँ पर संभालेगी, क्योंकि हमारी कंपनी का स्टेट ही चेंज होने जा रहा है। ठीक है,
फिर इन्होंने कहा कि hence the company is required to make an application to the central government। कंपनी को क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखनी है फॉर इट्स अप्रूवल टू द रिजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ प्लेस। मतलब कि क्योंकि हमें चेंज बदलनी है तो हमें उसके लिए अप्रूवल चाहिए, हमें उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति होना भी जरूरी है। तो इन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल अब हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाना है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि द कंपनी शैल मेक द एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है या फिर हमारे किसी एक्ट में अगर लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है कि हमें उस हिसाब से यहाँ पर चलना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स विद एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, ये समझ लो कि एक प्रकार का एक पत्र होता है जिसमें कंफर्मेशन होती है कि आप लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जैसे हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र होता है जो कि क्या दर्शाता है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। वैसे ही एफिडेविट होता है एक सर्टिफिकेट, हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाएगा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, अब जिनसे हम लोगों ने पैसे लिए थे उनकी बनानी पड़ेगी, और जिन लोगों ने हमसे लिए थे, सॉरी, जिन लोगों को हमने डिबेंचर होल्डर्स बोला था, जिन्होंने कुछ 6-7 साल के लिए हमें पैसा दिया था, हमने उन्हें उसके बदले में इंटरेस्ट दिया था, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे। तो इन्होंने बोला है कि पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कितने लोगों से आपने पैसा ले रखा है। क्यों ले रखा है, क्योंकि भाई अब हम ऑफिस चेंज करके जा रहे हैं, हमारा तो जो पीछे के लोग होंगे उनका हिसाब हम क्लियर करके चलेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपने कितने लोगों से पैसा ले रखा है। The company shall also attach to the application a list of creditors and debenture holders। हमारे जितने भी देनदार होंगे और जो डिबेंचर होल्डर होंगे, हमें उनकी एक लिस्ट बनानी है। It shall be drawn up to the latest practicable date preceding the date of filing of application by not more than 1 month। इन्होंने बोला है कि जब से आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमको यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर देनदारों की देनी पड़ेगी। ठीक है। इट शैल बी सेटेड फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स। इन्होंने बोला है कि आप इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं, जैसे The names and addresses of every creditor and debenture holders of the company। हमारे जितने ऐसे लोग हैं जिनको हमें पैसे देने हैं, हमें उनके नाम और एड्रेस की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। The nature and respective amounts due to them in respect of debts, claims and liabilities। अब हमें बताना पड़ेगा कि मतलब अगर वो घाटे में जा रहे हैं कि अगर हम उनको पैसा नहीं दे रहे तो हमें वो भी बताना पड़ेगा। अगर किसी ने हम पे कोई क्लेम किया है, ठीक है, तो हमें वो भी बताना पड़ेगा। अगर हमारी कोई दायित्व बनता है तो हमें वो भी बताना पड़ेगा। सीधा मतलब क्या है, बच्चे के एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि एक कोई क्रेडिटर है सौम्या नाम की, ठीक है, तो हमें एक कॉलम बनाना है सौम्या का, उसके आगे हम उसका एड्रेस लिख देंगे कि जैसे मान लीजिए वो सांगानेर की अगर रहने वाली है तो लिख देंगे। अब मैंने जो कंपनी को पैसा दिया था वो कुछ 5 लाख रुपए थे, तो अब क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मेट बनाने को इन लोगों ने यहाँ पर कहा है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि द कंपनी शैल आल्सो फाइल एन एफिडेविट। एक एफिडेविट होना चाहिए। इट शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये बात हम पहले काफी क्लासेस में कर चुके हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का नाम कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है और वो किसी भी कंपनी में कैसे काम करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एनी एंड नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इफ एनी, और अगर या फिर किसी कंपनी में कोई 2 डायरेक्टर हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। आउट ऑफ द 2 वन शैल बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर। जो 2 डायरेक्टर्स की बात यहाँ पर की जा रही है, इन्होंने कहा है कि उसमें से कोई भी एक डायरेक्टर तो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। वेयर देयर इज वन, the affidavit filed shall be to the effect that they have made a full inquiry into the affairs of the company and having done so have formed an opinion that the list is correct। इन्होंने बोला है
कि जितने भी हमने आपको कहा है कि आपको 2 डायरेक्टर्स के कम से कम यहाँ पर साइन कराने पड़ेंगे, जो कि क्या करेंगे, जो लिस्ट यहाँ पर क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स की बनाई गई है उनके लिए इन्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें दोनों डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए और नीचे ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमने पूरी वो जांच ली है, अगर ये असत्य होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, दोनों डायरेक्टर्स ही माने जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर डायरेक्टर्स यहाँ पर मान लो क्रेडिटर्स कुछ 5 थे या 6 थे, तो अगर डायरेक्टर जो थे उन्होंने झूठ बोल दिया तो कंपनी क्या करती है, सॉरी जो रजिस्ट्रार या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनके ऊपर कुछ क्लेम कर देती है कि आपने हमसे यह सत्य बातें रखी थी और ये बहुत ही गलत है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पूरे तरीके से अपनी बातें सत्य रखेंगे और हम वहां पर साइन करवाएंगे दोनों डायरेक्टर्स के। ठीक है, जैसे अगर बच्चों ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो होता क्या है कि एक पेपर या एक स्टैम्प पेपर जनरली कॉलेज वाले बनवाते हैं कि आपको ये लिखना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको दिए हैं वो गलत नहीं है, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, खुद स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो इन्होंने फिर नेक्स्ट क्या है कि एफिडेविट फ्रॉम डायरेक्टर्स एज टू एम्प्लॉयज, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल आल्सो फाइल एन एफिडेविट दैट नो एम्प्लॉय shall be retrenched as a consequence of shifting of the registered office from one state to another state। मतलब कि हमें यहाँ पर भी एफिडेविट लेना है डायरेक्टर से जो कि एक एम्प्लॉय की तरह भी यहाँ पर काम कर रहा है। क्यों लेना है, क्योंकि वो भी इस बात से सहमत है कि हाँ हम ठीक है, अगर आप हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप दूसरी जगह उसे लेकर जाते हैं तो हम उस बात से सहमति रख लेंगे। नेक्स्ट आता है कि फाइलिंग कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार एंड सीएस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब हमने जो एप्लीकेशन लिखी थी उसकी एक कॉपी हमें रजिस्ट्रार को भी देनी पड़ेगी। कौन से रजिस्ट्रार को देंगे हम, जहां पे हमारा पहला ऑफिस था। ठीक है, एंड सीएस ऑफ द स्टेट, जो कंपनी सेक्रेटरी है किसी भी स्टेट का, हमें उसे भी देनी पड़ेगी। द कंपनी शैल आल्सो फाइल अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विद कंप्लीट एनेक्चर टू द रजिस्ट्रार एंड द चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब हमने जो एप्लीकेशन लिखी थी किसको हमें कॉपी देनी पड़ेगी, द रजिस्ट्रार, जो हमारी पहले वाली कंपनी का जो रजिस्ट्रार था हम उसको दे देंगे, और जो दूसरा है वो है द चीफ सेक्रेटरी। मतलब कि जो चीफ सेक्रेटरी है दूसरी उस स्टेट का, हमें उसको भी हमारी एप्लीकेशन की एक कॉपी देनी पड़ेगी। वेयर the registered office of the company is situated at the time of filing the application, where the registered office of the company is situated at the time of मतलब इन्होंने ऐसे बोला कि जब आपने एप्लीकेशन पहले लिखी थी, जब आपकी कंपनी का निगमन जिस टाइम हुआ होगा, आपको उस रजिस्ट्रार को एक कॉपी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने पहले कंपनी को रजिस्टर करवाया था तो सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ थी, किसके पास थी, जो हमारा पहले वाला रजिस्ट्रार था, जिसमें हमारे पहले वाले स्टेट में जहां कंपनी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कीपिंग क्रेडिटर्स लिस्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स इंस्पेक्शन। क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है उसको संभाल कर रखनी है अब हमको, और एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स इंस्पेक्शन हमें कहाँ लेके जानी है कि हमें वो क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है वो हमें रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो उसके साथ हमें लेकर जानी है और हमें उसका इंस्पेक्शन कराना है। कराना क्यों है, सामने वाला ऑफिस की चीज है, कहीं आप उसे धोखाधड़ी ना करके चल जाए, इसलिए सामने वाले जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, आपकी पहले तो रजिस्टर्ड ऑफिस को देखेंगे, दूसरी चीज आपने जो क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाई है वो उसे भी देखेंगे। A duly authenticated copy of the list of creditors shall be kept at the registered office of the company। मतलब कि A duly authenticated copy of the list of creditors shall be kept at the registered office। मैंने बोला है कि आपके creditors की जो लिस्ट है
जो देनदारों की लिस्ट है वो आपको दो तरीके से, मतलब दो कॉपीज उसकी हमें रखनी पड़ेगी, दो प्रतियां रखनी पड़ेगी, जिनमें से एक तो आपके रजिस्टर, मतलब एक तो आपके पास रहेगी और दूसरी जहां पर हम हमारी जांच करवाने गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, हमें उन्हें एक और देनी पड़ेगी। एनी पर्सन डिजायरस ऑफ इंस्पेक्टिंग द सेम शैल बी अलाउड टू इंस्पेक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई ऐसा इंसान है जो पर्सनली जाकर उसे टेस्ट करना चाहता है कि सच में कंपनी में क्या दिक्कत है ऐसी कि कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह उसका ऑफिस ले जाया जा रहा है, तो उसका रीजन में हमें यहाँ पर, अगर इन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो कि कंपनी का पार्ट है, जैसे कि मेंबर्स हो सकते हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है कि बिजनेस के चलते हुए घंटों में, मतलब जब बिजनेस चलता है उसके ऑर्डिनरी आवर्स जो हैं उनमें अगर कोई इंसान आकर देखना चाहे तो वो देख सकता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि डिजायरस पर्सन shall also be allowed to take extract from the same on payment of a sum not exceeding 10 per page to the company। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी इंसान को लगती है तो वो वहां पर उसमें चेंजेस भी करवा सकता है। नेक्स्ट है कि एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। अब हमने जो एप्लीकेशन लगाई थी हमें उसका एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमारी कंपनी पहले राजस्थान में थी और मान लीजिए अब अगर वेस्ट बंगाल में शिफ्ट होती है तो हमें राजस्थान के लोगों को भी बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर कंपनी हमारी पहले थी और अब वो शिफ्ट होकर वहां जा रही है, ताकि पीछे से अगर कोई भी कंपनी दूसरी आती है जिसका नाम और आपका नाम अगर कंपनी का नाम अगर दोनों सेम होता है तो जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनके साथ कोई भी गलत बिहेव ना करे, इसलिए। ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन में उन्होंने कहा है कि द कंपनी शैल एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग एडवर्टाइज द एप्लीकेशन इन द फॉर्म नंबर। जब आपका ऐसा आपको लगता है कि अब कुछ 14 दिन बचे हैं आपकी कंपनी का नाम चेंज होने में, तो आप उसे 14 दिन पहले एक बार न्यूज़पेपर में दे देंगे, जो भी आपका रेगुलर न्यूज़पेपर होगा आपको उसमें देना है, इंग्लिश भाषा में भी देना है, अगर वहां की कोई लोकल लैंग्वेज है तो आपको उसमें भी देना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ इट शैल बी एडवर्टाइज्ड एटलीस्ट वन इन इंग्लिश। ये बात हम अभी कर चुके हैं कि अगर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो आपको उसमें भी देना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी देना पड़ेगा, और अगर वहां की कोई भी लोकल लैंग्वेज है तो भी आपको उसमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि नोटिस टू द फॉलोइंग। अब आपको किन किन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम हमारी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज कर रहे हैं। द कंपनी शैल एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, कुछ 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा हर आदमी को, किस किस को, टू ईच क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, हमने जिनसे पैसे लिए थे उस हर आदमी को हमें नोटिस देना पड़ेगा कि अब हम हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो स्टेट के दूसरी स्टेट में लेकर जा रहे हैं। टू ईच डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब अगर बच्चों के दिमाग में ऐसा कुछ कंफ्यूजन है कि यहाँ पर बार बार डिबेंचर होल्डर ही क्यों है, शेयर होल्डर क्यों नहीं है, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर या कोई, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो काफी टाइम के लिए पैसा रखते हैं, कुछ 7 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमने किस किस को बता दिया? एक तो हमने क्रेडिटर को बता दिया, दूसरा हमने डिबेंचर को, डिबेंचर होल्डर को बता दिया, तीसरा हमने रजिस्ट्रार को बता दिया। रजिस्ट्रार को तो ऑब्वियस है हमें बताना ही पड़ेगा क्योंकि जब हमारी कंपनी का निगमन हुआ था पहले वाले राज्य में, ठीक है, तो वो इन्हीं लोगों ने किया था, इसलिए हम इनको बताकर ही हमारी जगह बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि टू द सेबी। हमने एक क्लास में बात करी थी कि सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब कि एक ऐसा बोर्ड काम करता है जो कि प्रतिभूतियों पे काम करता है
कि वो कंपनी अगर अच्छी प्रतिभूतियां बेच रही है तो वो एक लिस्ट, हमने ये बात पहले हम कर चुके हैं, जिन बच्चों ने मेरी पहले क्लासेस देखी होगी उन्होंने ये बात उसमें देखी होगी, मैंने कुछ डिस्कस किया था सेबी के बारे में और आरबीआई के बारे में कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि हमने जहां पर हमारी प्रतिभूतियां इधर से उधर की जाती हैं कि कभी हमने बेची कभी हमने खरीदी, वहां पर हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम जो प्रतिभूतियां बेच रहे हैं, मतलब जो हम हमारे शेयर्स वहां पर बेच रहे हैं और जो लोग खरीद रहे हैं, मान लो अगर उन्हें प्रॉफिट होगा और हमारी कंपनी को कुछ लगातार प्रॉफिट अगर होता जाता है तो क्या होगा, वो लिस्टेड कंपनी कहलाने लग जाएगी, मतलब कि उसका नाम सूचित कंपनी कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि टू द रेगुलेटरी बॉडी इफ द कंपनी इज रेगुलेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, मतलब कि रेगुलेटरी बॉडी जो है यहाँ पर, रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या है कि जो इनमें सब चीजों को चालू कर रही है। जैसे हमारे देश में जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आए थे उनको किसने हैंडल कर रखा है, सेबी ने। तो सेबी यहाँ पर क्या हो गई, एक रेगुलेटरी बॉडी हो जाएगी जो कि अगर मान लीजिए कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अगर शेयर्स निकालती है, लोग जो खरीदते हैं, अगर उन्हें लगातार प्रॉफिट होता जाएगा तो क्या होगा कि वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी कि जो टॉप 30 कंपनीज है एक कंट्री की, एक देश की, जो शुरुआती 30 कंपनियां हैं उनका नाम यहाँ पर लाया जाएगा कि इन लोगों को कुछ सालों से बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने हर साल अपने जो शेयर इशू करे हैं वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि वो हर बार बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट है टू द रेगुलेटरी बॉडी इफ द कंपनी इज रेगुलेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। इन्होंने बोला है कि अगर कंपनी को जब हमने खोला था, कंपनी जिस टाइम हमारी ओपन हुई थी उस टाइम अगर आपने कोई स्पेशल एक्ट काम में लिया था, जैसे जब हमने ये बुक पढ़ना चालू किया था, हमने उस टाइम बात करी थी कि कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने अगर हमारी कंपनी को रजिस्टर करवा रखा है तो हमें एक नोटिस वहां पर भी देना पड़ेगा, हमको भी बताना पड़ेगा कि कुछ ऐसे हमारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अब कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कि सेंडिंग कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने बोला है जब आपने जगह चेंज करने की बात कही होगी तो बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो इस चीज से असहमत होंगे, डिनाई करते होंगे कि हम हमारा ऑफिस चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऑब्जेक्शन उठाता है उसकी कॉपी भी हमें किसको देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, केंद्रीय सरकार को देनी है। इन्होंने कहा है कि इन केस एनी ऑब्जेक्शन ऑफ एनी पर्सन हु इंटरेस्ट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द proposed application has been received by the company shall serve a copy thereof to the central government on or before the date of hearing। इन्होंने बोला है कि जब टाइम आएगा सुनाई का, ठीक है, हियरिंग का जब टाइम आएगा तो आपको क्या करना है, उससे पहले ही जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है उनकी एप्लीकेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकता है कि कंपनी के ओनर ने कोई बात छुपाई हो कि हमने पिछले 4 सालों से लोगों से पैसा ले रखा था पर अब हम दे नहीं पा रहे, इसलिए हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत निकल के आती है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि हियरिंग एंड कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब अगर ऐसे कोई एप्लीकेशन आती है तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बिल्कुल ही हटा देगी या फिर मतलब कि एकदम डिस्कशन ही नहीं करेगी। वो एप्लीकेशन को देखेंगे, अगर उन्हें लगता है कि हाँ एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपनी जगह क्यों चेंज करना चाहती है, तो वो उनकी एप्लीकेशन के साथ साथ ही जो उनके हियरिंग होगी, जो सुनवाई होगी, उसमें वो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि फॉर दिस पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ एज टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फैक्ट्स के साथ चलती है जो हमारी केंद्रीय सरकार है, किन किन के साथ चलती है कि वेदर द ऑल्टरेशन हैज द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्सन्स कंसर्न्ड विद द कंपनी।
मान लो कि ऐसा कोई इंसान यहाँ पर ऑब्जेक्शन लेकर आता है जो कि इस कंपनी से कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इग्नोर कर सकती है। पर अगर ऐसा ऑब्जेक्शन कोई भी क्रेडिटर लेके आता है, डिबेंचर होल्डर लेके आता है, या फिर अदर पर्सन, कोई भी बाहर का ऐसा आदमी हो सकता है जो कि कंपनी का कहीं ना कहीं हिस्सा है, तो अगर वो ऑब्जेक्शन उठाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इफ नॉट whether sufficient provisions has been made by the company for the due discharge of all its debts and obligation। इन्होंने बोला है कि इसके संबंध में कुछ प्रावधान भी बनाए गए हैं, कुछ प्रोविजंस भी बनाए गए हैं। उन प्रोविजंस को अगर मद्देनजर रखते हुए कंपनी को कुछ लगता है कि उनका घाटा हो रहा है, तो उसको भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर डिस्कस करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इफ नॉट वेदर एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ सच डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस। इन्होंने बोला है अगर किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों में दिक्कत आती है या फिर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ सच डेट्स, ऐसे हमारे कुछ घाटे जो थे, ये जो वर्ड है डेट्स, इसका मतलब होता है घाटा। मान लीजिए अगर कोई भी घाटा होता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। वैसे जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी एक इंसान की तरफ से ऑब्जेक्शन उठता है रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह चेंज करने का, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पहले से ही उन चीजों पर काम करना चालू कर देती है। फिर इन्होंने कहा कि where no objection has been received from any of the parties who have been duly served notices, the application will be put up for orders without hearing। इन्होंने बोला है अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पर उसमें ज्यादा कुछ ऑल्ट्रेशंस नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे। वो जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया चलती आई है, वो उसे ही यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आफ्टर कंसीडरिंग एंड सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, उनके जो पुराने क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि कंपनी से कोई भी संबंध रखते हैं, उनका इंटरेस्ट बचा के रखने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी सोचनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये, हमें वो क्या कंसीडर करना चाहते हैं, क्या वो एक्चुअल हमारी कंपनी के लिए करना चाहते हैं, तो हमें उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। पर इन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बातों से सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है और वो हमने जो एप्लीकेशन दी थी उसको वो अप्रूव कर देती है, तो ही हम हमारा ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसे लेकर नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने कहा है कि इट शुड बी नोटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल टू द ऑल्टरेशन ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। जब यहाँ तक का हमारा काम हो जाएगा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर हमारा अप्रूवल ले लिया है, अप्रूवल लेने के बाद हमें 60 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आ जाएगा और हम हमारी कंपनी को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्टरेशन on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, and may make such order as to cost as it thinks proper। इन्होंने बोला है कि जब आपने आपकी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया होगा, अगर ऐसा रूल निकल के आता है जो कि आपकी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप यहाँ पर उसे भी अप्रूव करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी एक्ट में होना ही यहाँ पर जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी, आज का ये टॉपिक हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। स्टडी बॉक्स ऑन मेरे